आज हम लोग देखेंगे कोशिका का नेक्स्ट पार्ट को, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में अंतर क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोग समझे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है। आज हम लोग उसका अंतर के बारे में जानेंगे कि क्या दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक है, ये जो है प्रोकैरियोटिक है, और ये आपका चौकोर आकार का जो देख रहे हैं ये जो है आपका यूकैरियोटिक का पिक्चर है। ठीक है, और ये दोनों जो है हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि क्या दोनों में अंतर होता है। तो इस अंतर को जाने, दोनों में क्या अंतर है। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में। वहीं आएंगे यूकैरियोटिक में तो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, और ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो कि इसमें पाए जाते हैं। और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये अविकसित होते हैं। शुरुआती अवस्था जो होती है कोशिका का वह होता है, इसलिए इसमें जो है बहुत सारे पार्ट्स जो है नहीं पाए जाते हैं, अंग नहीं पाए जाते हैं। और इसमें जो होते हैं ये पूर्णतः विकसित होते हैं, इसलिए इसमें सभी अंग पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जाते हैं, तो इसको हम लिखते हैं ए से अनुपस्थित। समझने की कोशिश करेंगे, ए फॉर अनुपस्थित लिखते हैं, वहीं पी फॉर प्रेजेंट लिखते हैं। आप समझ जाएंगे कि ए फॉर एब्सेंट है और पी फॉर प्रेजेंट है, मतलब इसमें उपस्थित होते हैं और इसमें अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक में। उसके बाद आते हैं गोल्जी काय। ये है गोल्जी काय, ये गोल्जी काय है। तो गोल्जी काय क्या होते हैं कि प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। आप देखिए इसमें गोल्जी काय कहीं नहीं है, तो गोल्जी काय इसमें अनुपस्थित होंगे। क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। वही प्रोकैरियोटिक में आते हैं तो आप देखेंगे गोल्जी काय को, ये है गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, या गोल्जी काय बोलते हैं, या गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। इसी को गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, या गोल्जी काय, गोल्जी काय बोलते हैं। तो इसका कार्य जो है पिछले वीडियो में हम समझा चुके हैं कि गोल्जी काय का क्या कार्य होता है। गोल्जी काय का कार्य होता है पैकेजिंग का काम करना। वहीं माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य जो होता है वो ऊर्जा का निर्माण करना होता है, एटीपी का निर्माण करना होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। और इसमें जो होते हैं गोल्जी काय प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक में। उसके बाद हम देखते हैं कि लाइसोसोम, तो लाइसोसोम इसमें जो है नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये विकसित है ही नहीं, तो इसमें लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। लाइसोसोम क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। वहीं इसमें क्या है, लाइसोसोम अवस्थित होते हैं। लाइसोसोम को समझने की कोशिश करेंगे कि लाइसोसोम क्या होता है, जिसे आत्महत्या की थैली कहता है, या उसको कोशिका का क्लीनर भी कहा जाता है। जब कोशिका मरता है तो उसको ये भक्षण करने का काम करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। समझेंगे कि इसमें भी लाइसोसोम जो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आते हैं केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली, जो कि केंद्रक झिल्ली जो होते हैं वो केंद्रक के बाहर पाए जाते हैं। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक में जो होते हैं केंद्रक पर कोई भी इनवॉल्व या झिल्ली नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें जो है प्रोकैरियोटिक में, क्योंकि इसमें जो है केंद्रक विकसित ही नहीं है, तो इसमें केंद्रक झिल्ली होगा कहाँ से, नहीं होगा। तो वही चीज़ जो है आएंगे यूकैरियोटिक में, तो क्या होंगे, यूकैरियोटिक में केंद्रक विकसित होते हैं, तो इसमें जो है उसके ऊपर क्या होते हैं, केंद्रक झिल्ली होते हैं, जिसको हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। तो ये है केंद्रक न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस।
ये जो है न्यूक्लियस है, ये वाला भाग जो है न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस के ऊपर जो है ये जो आप झिल्ली देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये भाग देख रहे हैं, ये इसके ऊपर झिल्ली होते हैं, में जो है झिल्ली अवस्थित होते हैं, स्थित होते हैं, और इसमें जो है नहीं पाए जाते हैं। तो केंद्रक झिल्ली भी इसमें क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। वहीं इसमें क्या होते हैं, यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद सेंट्रियोल आते हैं, सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि सेंट्रियोल जो होते हैं कोशिका विभाजन का काम करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में देखें कि सेंट्रियोल का क्या कार्य होता है। तो सेंट्रियोल क्या करता है, कोशिका विभाजन का काम करता है। और इसमें जो होते हैं प्रोकैरियोटिक में वो सेंट्रियोल नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसमें भी क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, सेंट्रियोल पाए जाते हैं और इसमें कोशिका विभाजन होता है, इसमें ये प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से उसके बाद हम देखते हैं केंद्रिका। तो केंद्रक इसमें विकसित ही नहीं होते हैं, तो हम जानते हैं कि केंद्रक के अंदर केंद्रिका होता है। तो जब केंद्रक ही इसमें विकसित नहीं है तो केंद्रिका होंगे कहाँ से, जाहिर सी बात है कि इसमें जो है आपको ये भी एब्सेंट होते हैं, इसमें नहीं होते हैं केंद्रिका। केंद्रिका को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। आप देखिए ये है न्यूक्लियोलस, ये है न्यूक्लियोलस। ये जो है ये केंद्रक के अंदर जो ये भाग दिख रहे हैं ये है न्यूक्लियोलस, जिसको बोलते हैं केंद्रिका, केंद्रिका। और इसी केंद्रिका के अंदर जो है राइबोसोम का निर्माण होता है, जो प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। तो पूछा जाएगा आपसे कि राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है, तो यही केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस के अंदर में जो है राइबोसोम का निर्माण होता है। तो हम लोग देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, वो जो है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी का या गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, इसमें लाइसोसोम, केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक तो होता ही नहीं है तो केंद्रक झिल्ली होंगे नहीं, और केंद्रक नहीं है तो केंद्रिका भी नहीं होंगे। तो इसमें जो है न लाइसोसोम पाए जाते हैं, न केंद्रक झिल्ली पाए जाते हैं, और न ही सेंट्रियोल पाए जाते हैं, न केंद्रिका पाए जाते हैं। तो इनमें जो है ये सब चीज़ नहीं पाए जाते हैं। और इसमें जो है क्या होते हैं कि केंद्रिका भी होते हैं और केंद्रक भी होते हैं, और इसमें मेम्ब्रेन भी होते हैं, और ये जो है आपको गोल्जी बॉडी भी होते हैं। और ये सब पार्ट जो है इसमें सभी उपस्थित होते हैं और इसमें जो है सभी अनुपस्थित होते हैं। तो आप देख चुके हैं कि ये सभी जो है इसमें नहीं है, क्योंकि ये विकसित नहीं है, और ये जो है विकसित है, इसलिए इसमें सभी पाए जाते हैं। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, उसके बाद वैकल हो गया जिसको हम लोग रसधानी बोलते हैं, ये पानी के संग्रह करने का कार्य करता है। और प्लांट में जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, और जंतु में जो होते हैं कभी पाए ही नहीं जाते हैं, या तो पाए जाते हैं तो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। उसके बाद ये जो भाग देख रहे हैं ये है सेल वॉल, ये है सेल वॉल। ये क्या है, सेल वॉल, जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति बोलते हैं। ये क्या करता है, सेल को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। उसके बाद इसके जस्ट अंदर में देख रहे हैं ये वाला भाग, ये जो भाग देख रहे हैं ये है सेल मेम्ब्रेन, मतलब का झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन
सेल मेम्ब्रेन होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन ये जो होते हैं अर्ध पारगम्य होते हैं, मतलब इससे जो है कोई भी वस्तु पारवार होते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो है सेल मेम्ब्रेन यहाँ देख सकते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, वो फैक्ट्री का काम करते हैं, मतलब निर्माण करने का काम करते हैं इसके अंदर में। और जब निर्माण कर लेते हैं तो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि निर्माण करने के बाद वो कहाँ भेजते हैं, गोल्जी कम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी में भेजते हैं। और वो क्या करते हैं, पैकेजिंग करके वो ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, या ट्रैफिक पुलिस इसी को कहा जाता है, गोल्जी बॉडी को ही। उसके बाद देखिए कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो होता है, इसमें देखिए सेल वॉल है, यहाँ ये सेल वॉल है, सेल वॉल है, ये भाग जो है सेल वॉल है, ये वाला भाग, ये जो भाग दिख रहे हैं सेल वॉल है। और ये सेल वॉल है, जो सेल वॉल जो इसमें होते हैं बने हुए प्रोकैरियोटिक में, वो होते हैं आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। वहीं अगर यूकैरियोटिक में आते हैं तो ये क्या होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति किसके बने होते हैं, तो सेलुलोज के बने होते हैं। वहीं प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। उसके बाद आते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोटिक में, वो 70S प्रकार के पाया जाता है, 70S प्रकार के पाया जाता है राइबोसोम। इसमें जो है 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और इसमें जो है यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो 70S क्या होता है, S क्या होता है, तो S होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन, इसको लिख देते हैं, सेडिमेंटेशन मेंटेशन कोएफिशिएंट, एक शेडवर्ग नाम का एक वैज्ञानिक था, उन्हीं के नाम पर जो है एस जो है पड़ा था। शेडवर्ग नाम का एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर शेडवर्ग यूनिट जो है इसे कहा जाता है, या इसे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें 70S प्रकार के जो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में आपको 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं इसमें श्वसन जो होते हैं प्रोकैरियोटिक में जो होते हैं वो प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आप इसमें एक और चीज़ जानिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म जो होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं, श्वसन होते हैं। साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा झिल्ली में भी क्या होते हैं, इसमें श्वसन होते हैं प्रोकैरियोटिक में। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव के अंदर जो है, तो कोशिका द्रव हम लोग पढ़े हैं, जो ये सेल है और सेल के अंदर जो पाए जाते हैं ये भाग, वही होता है क्या, कोशिका द्रव होता है, कोशिका द्रव होता है, जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और यूकैरियोटिक में आएंगे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो है इसका श्वसन होता है। तो हम समझें कि प्रोकैरियोटिक में जो होते हैं वो श्वसन जो होते हैं साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, वहीं यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। उसका लिंग प्रजनन जो होते हैं प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं, लिंग प्रजनन इसमें प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं, वही यूकैरियोटिक में जो है लिंग प्रजनन होते हैं, पाए जाते हैं। इसमें नहीं पाए जाते हैं और इसमें जो है पाए जाते हैं लिंग प्रजनन। कोशिका विभाजन,
प्रोकैरियोटिक में जब अर्धसूत्री प्रकार का पढ़ेंगे हम लोग आगे चल करके कि अर्धसूत्री और समसूत्री क्या होते हैं, वो आगे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। तो कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है और इसमें जो होते हैं अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार के होते हैं, अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार के होते हैं। उसके बाद प्रोकैरियोटिक में डीएनए एकल सूत्र के रूप में पाए जाते हैं। इसमें जो होते हैं एकल सूत्र के रूप में पाए जाते हैं डीएनए, इसी के अंदर डीएनए होता है, इसके अंदर, ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, जो कि इसमें एकल सूत्र के रूप में पाए जाते हैं। और इसमें जो होते हैं ये पूर्ण विकसित होते हैं और पूर्ण विकसित होने के कारण ये दोहरे सूत्र के रूप में पाए जाते हैं। तो ये इसमें जो है एकल सूत्र के रूप में होते हैं और इसमें जो है पूर्ण विकसित होते हैं और दोहरे सूत्र के रूप में जो है पाए जाते हैं इसमें। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण, प्रोकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण अगर देखेंगे तो थाइलेकाइड में होता है। थाइलेकाइड क्या होता है? तो थाइलेकाइड जो होता है वो साइटोप्लाज्म और साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। वहाँ पर क्लोरोफिल वगैरह जो है पाए जाते हैं और उसमें जो है आपको एटीपी वगैरह का जो है निर्माण करते हैं, जो कि ऊर्जा देने का कार्य करता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। इसमें जो क्लोरोफिल वगैरह पाए जाते हैं, तो क्लोरोफिल जो है थाइलेकाइड के अंदर पाए जाते हैं और उसी में क्या होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य प्रोकैरियोटिक में होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोटिक में जो है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो थाइलेकाइड में। वहीं जब यूकैरियोटिक में आएंगे तो क्लोरोप्लास्ट आपका देगा। तो प्रोकैरियोटिक जो हो गया वो थाइलेकाइड में हो गया। तो थाइलेकाइड क्या हो गया समझे, ये जो है क्लोरोप्लास्ट, ये जो पाए जाते हैं थाइलेकाइड, ये क्लोरोप्लास्ट एवं प्रकाश संश्लेषण जो इसमें होते हैं वो होते हैं थाइलेकाइड में, जो कि थाइलेकाइड कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट एवं साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइड में होता है, जबकि इसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो थाइलेकाइड जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट एवं साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जो कि ग्रेना जो होते हैं प्लांट्स का पत्ते का, उसमें जो है ये होते हैं स्थित और वहीं पे इसका प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। और इसमें जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट में होते हैं यूकैरियोटिक में, और ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो ये आज का प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम लोग अंतर देखें और समझे कि क्या होता है और क्या चीज़ पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं।